जिन्ना तन्नू बुलावांगा उन्ना याद आवांगे, जिन्ने याद आवांगे उन्ने ही रवावांगे। आज एक हफ्ता हो चुका था उसे सूली पर लटके, किसी पल चैन ना मिल रहा था। बार बार आयशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर किसी और के साथ घर में बैठना जान अज़ाब में थे। यारम भी किसी पर्सनल काम की वजह से 1 महीने के लिए दुबई जा चुका था। एक काम का बर्डन और दूसरा दिल की हालत अजीब हमसे में फंस चुका था। ब्लू 3 पीस सूट पहने बिखरी हालत में अपने कैबिन के सोफे पर आरा तिरछा लेटा। जब दरवाजे पर नाक हुआ, सेक्रेटरी ने इस वक्त का एहसास दिलाया कि उसने घड़ी के जन्म देखा जो शाम के 6 बजे थे। मुस्तफा थके कदमों से कोट कंधे पर लटकाए और कीस और ऑफिस बैग लेता हुआ ऑफिस से निकला। ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। गार्ड्स ने उसके लिए ऑफिस डोर खोला तो वो बिना यहाँ वहां देखे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही मुस्तफा ने गाड़ी फुल स्पीड में कर दी थी। रास्ते में इक्का दुक्का ही गाड़ियां थी, मगर ज़हनी इंतजार की वजह से कई दफा गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी थी। घर से कुछ फासले पर मुस्तफा ने गाड़ी रोकर खुद को रिलैक्स किया था, क्योंकि अगर इस हालत में घर में कोई भी देखता तो सवाल करता, जबकि वो इस हालत में ना था कि किसी को जवाब देता। 5 मिनट बाद वो घर के गेट से अंदर दाखिल हुआ। पोर्च में गाड़ी खड़ी करके कि वो लॉन्च में आया तो सब रात का खाना खा रहे। मुस्तफा बेटा आ जाओ, खाना खा लो, कब से कॉल्स कर रही हैं, मोबाइल कहाँ है आपका? आमना ने मुस्तफा से पूछा, मगर वो माजरत करता हुआ कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते साथ ही मोबाइल, कार कीस और बैग बेड पर फेंका और खुद भी गिरने के अंदाज पर बेड पर गिर गया। कौन था वो? क्यों गई उसके साथ? क्या वो उसका भाई था? हाँ, भाई ही होगा। मुस्तफा मुख्तलिफ सोचों में सोचता हुआ उठा और फ्रेश होने चल दिया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसकी नजर टेबल पर रखे हाथ की लिफाफे पर पड़ी। मुस्तफा हैरान होता लिफाफा उल्ट पलट कर देखने लगा, जिस पर कराची की स्टैम्प थे। मुस्तफा ने लिफाफा चाक किया तो कुछ पेपर्स निकले। जो ही वह सब पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। 2 दिन हो चुके थे उसे दुबई आए और 2 दिन बाद दुनिया ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी, मगर अभी तक वह यूनिवर्सिटी जाकर अपना डिपार्टमेंट तक ना पता कर पाए थे। रोज दिन 12 बजे उठती, किचन में कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेती, वरना बिल्डिंग के करीब ही एक जनरल स्टोर से नूडल्स, मैगी या फिर पास्ता लाकर बनाती, स्कूल से खाती, स्काइप पर आयशा रामीन से बात करती और सारा दिन टीवी देखती रहती और फिर थक कार कर वही सोफे पर लड़क जाती। यारम को कुछ अर्जेंट काम की वजह से लंदन जाना पड़ा था, मगर वो दुनिया की वजह की जानब से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हुआ था और उसके इतला के मुताबिक वो 2 दिन से घर में ही थी और ये भी ठीक था, क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद होता तो कोई मसला नहीं था। मगर ऑफिस की एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज की गई और उसे 20 मीटिंग में लाजमी होना था। अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद शारम प्लाली फ्लैट से वापस दुबई पहुंचा था और चमीरा विलेज के सामने रुका था। पास की एक बेकरी से चॉकलेट केक बेक करवाया, चिप्स के पैकेट लिए, कोल्ड ड्रिंक्स और भी न जाने क्या क्या लिए। वो दुरिया के फ्लैट के सामने खड़ा था। दिन 2 बजे का वक्त था और दुरिया अभी भी सो कर उठे थे। पिंक कलर की टी शर्ट और ट्राउजर पहने, बालों की 2 चुटियां बनाई, दाएं बाएं आगे को कर रखे थे। यारम को देखती उसकी नींद बग से उड़ी और वो एक साइड पर होती हुई यारम को अंदर आने का रास्ता दिया। दुरिया ने जल्दी से लांच के सोफे पर पड़ा हुआ स्टाल गले में डाला। आप आप इस वक्त यहाँ आइए, बैठिए ना। दुरिया मुस्कुराती बोलते वो सोफे पर बैठ गया। मैं अभी आती हूँ, आप बैठे। दुरिया से कहकर जल्दी से कमरे में भागी फ्रेश होने। यारम उसकी फुर्तियां देखता मुस्कुरा रहा था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पागल। यारम सामान लॉन्च में ही टेबल पर रखता यहाँ वहां देखने लगा जहाँ पर सब कुछ फैला हुआ था। टीवी पर कार्टून चैनल लगा था, कार्पेट पर जहाँ पर पॉपकॉर्न अपनी हालत पर अफसोस करते, जबकि पास्ते का बाउल यूं ही गंदा सोफे के पास उलट पड़ा था। यारम इतना फैलावा वो देखता हुआ मुंह खोले बैठा था। वो बहुत ही सफाई पसंद था, मगर यहाँ का हाल देखता उसका असली गुस्सा उनका रहता। तभी उठा, सारे बर्तन इकट्ठे करके किचन के सिंक पर रखे और एक नजर किचन की हालत देखी, जिसका हाल लाउंज से भी बदतर था। सारे डिब्बे खुले पड़े थे, कैबिनेट से आधा सामान बाहर गिरा था। यारम अपना साथ पकड़ कर आ गया था। जल्दी से पहले लाउंज साफ किया, तब तक तुरिया भी फ्रेश होकर आ चुके थे। अरे आपने क्यों किया ये सब? मैं कर लेती, वो एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं ना काम, और 2 दिन से मेड भी नहीं आ रही, इसलिए। दुरिया शर्मिंदा होती बोली तो यारम के चेहरे से सारी बेजारी खत्म हो गई। कोई बात नहीं है, मुझे गंदगी नहीं पसंद, इसलिए मैंने सब साफ कर दिया। और तुमने नाश्ता किया? अगर नहीं तो ये मैं कुछ चीजें लाया हूँ, देख लो। अगर और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो, मैं किचन में हूँ, आराम से नाश्ता कर लो। यार ने अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता हुआ बोला और एक नजर दुरिया को मुस्कुरा कर देखा और किचन में चला गया। सबसे पहले एप्रन बांधा, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी, शेल्फ पर बिखरी हुई स्पेगेटी डस्टबिन में डाली, गंदे बर्तन सिंक में रखे और बर्तन धोने लगा। वाह यारम, ये है तेरा फ्यूचर। बीवी तेरी आराम से खाना खा रही है और तू एक मशहूर बिजनेस टाइकून यहाँ पर खड़ा बर्तन धो रहा। क्या होगा आगे, अभी से तैयार हो जा। अगर ऊन मुस्तफा में से कोई तुझे ऐसे देख ले तो मेरी 7 नस्लों तक को बताएगा ये सब। यारम बर्तन धोता हुआ साथ साथ उससे बातें करता रहा था।
30 मिनट बाद ही थक कर सारे काम देखकर लॉन्च में चलाया, जहाँ पर दुरिया मैडम केक आधे से ज्यादा खा चुकी थी। लेस के पैकेट्स भी पास ही खुले पड़े थे। दुरिया ने केक से बड़ा हुआ मुंह खोलने की कोशिश की, मगर कुछ बोल ना पाई। चेहरे पर भी जगह जगह चॉकलेट लगी हुई थी और हाथों पर भी। उसकी हालत देखकर याम ने एक नजर ऊपर की तरफ देखा और सर पर हाथ मारा। उफ, क्या बनेगा इस लड़की का और क्या बनेगा मेरा। या अल्लाह, मुझे सब्र अता करना। दुरिया ने जल्दी से केक निकाला और जारम को ऑफर की, मगर उसने मना कर दिया। काफी देर बाद दुरिया ने जारम की तरफ देखा, जिसे देख रहा था। न जाने क्या बात थी कि वो नजर झुका गई। फिर कुछ सोचते हुए दुरिया ने उसे सवाल पूछने शुरू किए। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं? क्या करते हैं? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। आप पाकिस्तान से हैं तो क्या आप? दुरिया की मासूम शक्ल देखकर जारम को अपना आप वहां पर बैठना मजीद दुश्वार लगने लगा, मगर तहम्मुल से जवाब देता रहा। मेरा नाम शाह है और मैं ऑफिस जाता हूँ। फिलहाल यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पर एक रिजर्व में रहता हूँ और अब हम दोस्त ही हैं। ओके स्वीट गर्ल, अब मैं चलता हूँ। सुबह आऊंगा और तुम्हारी यूनिवर्सिटी चलेंगे। ओके। जारम उसके सामने हाथ हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ था। ओके शाह। उप्स, क्या मैं आपको शाह बुला सकती हूँ? दरिया उसके जाम देते हुए बोली तो जाम ने सर इसबाब में लाया, उसे बाय बोलता वहां से चला गया। काफी दिन से उन्होंने रामीन से कोई पंगा नहीं लिया था, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त उसे छेड़े थे। इस वक्त सब क्लास बंक करके कैंटीन में बैठे थे। तुम तो अपना बदला लेकर रहते हो ना, अब क्या हुआ? कहीं दिल तो नहीं आ गया? वलीद ने उसे छेड़ते हुए कहा तो उन्होंने सर झटका। दिल और इस छिपली पर नामुमकिन। बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और तुम लोग जानते हो ना, मैं अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। जस्ट वेट एंड वॉच। उस चूहिया को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, दोबारा मुझसे पंगा नहीं लेगी। और ये मौका भी मुझसे जल्द ही मिल गया। रामीन क्लास के बाद ग्राउंड में सबके साथ बैठी हुई थी, जब द एवल्स का ग्रुप वहां पर आ दमका और उन्हें इसी तेजी से बिना किसी को महसूस कराए रामीन की पिक्चर कैप्चर कर ली और सबको देते वहां से खिसक गया। अगले दिन रामीन यूनिवर्सिटी पहुंची तो हर कोई इसको देखकर हंस रहा था। वो हैरान होती नीलम नाइला के पास गई, जो परेशान सी उसी का इंतजार कर थी। क्या हुआ तुम लोगों को? और ये सब ऐसे क्यों हंस रही है मुझे देखकर? रामीन ने सबकी जानब सवालिया नजर से देखा तो वो उसे नोटिस बोर्ड की जानब ले आए, जहाँ पर उसकी तस्वीर के साथ बंदरिया लिखा हुआ था। उन्हें पढ़कर वो गुस्से से शुरू हुई थी और साथ ही वार्निंग भी। द एवर से आइंदा पंगा लेने से पहले 100 दफा सोचना, वरना अंजाम उससे भी बुरा होगा। एक आंसू उसकी आंख से गिरा था। वहां से भागते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते चले गए। आशा को जब सब पता चला तो वह रमीन को ढूंढते हुए रही, मगर वो कहीं ना मिले। अगली सुबह दुरिया की आंख अलार्म की आवाज से खुली। दुरिया अलार्म को बंद करके रुख मोड़कर सो गई थी, जब अचानक उसे जारम की वार्निंग याद आई कि अगर वो 10 बजे तक तैयार ना हुई तो वो उसे उसी हाल में लेकर जाएगा, क्योंकि कल रात जारम ने उसे 10 बजे तक तैयार रहने का मैसेज कर दिया था। दुरिया ने जल्दी से वाल खुला के जन्म देखा, जो कि 9:30 थी। वो जल्दी से उठी, फ्रेश होने के बाद अलमारी खोली, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। फिर एक ड्रेस उसे पसंद आ ही गया। मेरून रंग की स्कर्ट के साथ ही ग्रे शर्ट और मेरून ही मफलर निकालकर ड्रेसिंग रूम के जन्म चल दिए। कुछ देर में फ्रेश होकर कपड़े पहनकर बाहर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी, बालों को ऊंची पौनी में मकीयत किए कुछ आवारा लिटे चेहरे पर झूल रही थी। बाल बनाकर वो आंखों पर मस्कारा लगाकर हल्का सा ब्लश का टच देकर उसने अपने होंठों पर लाइट पिंक ना नजर आने वाला ग्लव्स लगाया और आपस में और मिक्स अप किए। अब वो मुकम्मल तैयार थी। गले में मफलर लिए उसने जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में रखे। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। दुरिया ने खिड़की से झांक कर देखा तो शाह के घर थे। वह भागती हुई नीचे आकर डाइनिंग से जूस उठाकर ग्लास में डाला और पी लिया। कब से खड़ा हूँ, कल कहा था ना कि जल्दी तैयार होना, 1 मिनट भी ऊपर ना हो तो फिर। उसके हसीन सरापे को देता हुआ बोला। हाँ तो 2 मिनट से क्या फर्क पड़ता है शाह? वह मासूम सा क्यूट सा मुंह बनाकर बोली। उफ लड़की। जाम ने उसके सर पर हल्की सी लगाई तो वो खिलखिला दी। उसकी खिलखिलाहट जाम ने अपने अंदर उतरती महसूस की। उसको उनकी सांस ली। कुछ देर में यूनिवर्सिटी पहुंचे। जाम का पार्क करके उसके जन्म आया, जहां पर वो खड़ी बैग को कंगाल रहे थे। शाह ने पीछे खड़े होकर उसका कंधे पर नॉक किया। दरिया पीछे मुड़ी तो वो दूसरी तरफ हो गया। दरिया ने बाएं कांधे की जानब देखा तो वो दरिया के दाएं कांधे की जानब मुड़ गया। दरिया अपना वहम समझकर दोबारा बैग की जानब मतवज्जो हो गई। जब इस बार शाम ने उसके सर पर हल्की सी लगाई, वो समझ गई कि जारम है। वो मुस्कुराई और इसी तरह खड़ी रही। अभी जारम कुछ और हरकत करता, अचानक दरिया मुड़ी तो जारम का हाथ हवा में रह गया। शाह, आप मुझे छेड़ रहे हैं? दरिया ने आईब्रो उचकाकर पूछा। नहीं तो, मैं तो अब भी आया हूँ पिलाने। तुम खुद ही पीछे मुड़ गए झूठे। उसके बाजू पर हल्की सी काट कर बोली, चुटकी काट कर बोली। जालम लड़की, कितने तेज नाखून है तुम्हारे। उफ, मुझ मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा
कितने मासूम हैं आप, मुझे पता है। आप चलें कि यहीं रहने का इरादा है। उसके पापा याम ने दिल में सोचा, दिल तो नहीं कर रहा, बल्कि दिल तो ये कर रहा है कि तुम्हें लेकर इस पूरी दुनिया की नजर से ओझल हो जाऊं। वो सोच में गुम था कि दरिया ने उसके सामने हाथ लाया। कहाँ खो गया आप शाह? हाँ हाँ चलो कुछ नहीं। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के जाना पड़े, जहाँ से दुनिया की क्लासेस और सब्जेक्ट्स वगैरह की मालूमात लेने थी। कुछ ही देर में सब डिटेल्स लेकर वो बाहर आए। अभी वो वापस पार्किंग में जा रहे थे जब एक लड़का जिसको यारम काफी देर से नोट कर रहा था, जो कब से दुनिया के जन्म देखी जा रहा था, यारम उसको लेकर वहां से निकला। जब वही लड़का बाहर आया, अब वो बहाने से दुनिया के करीब से गुजरकर उसकी कमर पर हाथ से टच किया, जिससे दुनिया करंट खाकर उछली, जबकि यारम की रगत तन गई, आंखों में खून उतर आया। यारम से छोड़ता उसके जन्म बढ़ा। हे यो, वो दारा। यारम के बाबा वो लड़का भागा, लेकिन यारम ने उसको पकड़ा, उसे मारना शुरू कर दिया। हाउ डेयर यू। हाँ, हिम्मत कैसी हुई तेरी उसे हाथ लगाने की? यारम उसे मार रहा था। मारते मारते अचानक यारम ने अपनी कोट की सीक्रेट पॉकेट से गन निकाली, उस लड़के के सर पर मारी, जिससे वो वहीं पर तड़पने लगा। दुड़िया, जिसकी समझ से सब बाहर था, हुआ क्या, उसकी जान पड़ी, मगर उसके हाथ में गन देकर वहीं पड़ गई। शाह। अभी यारम एक और वार उस लड़के पर करता दुड़िया की बिगी अफवाह पर बेसाता पलटा, जहां पर वो बेयकीनी से उसके हाथ में गन देखे थे। तुम जाओ यहाँ से, दुड़िया जाओ। वो धारा। दुड़िया सहम गई। यू, तुमसे छूने की देखने की हिम्मत कैसे की? यारम दोबारा उसके मुंह पर मसलसा मुक्के मारता हुआ बोला, वो मेरी है, सिर्फ मेरी, जस्ट माइन, ओनली माइन। सुना तुमने? उसको मारता हुआ साबा फेंकता हुआ बोला। कोई भी यारम का गुस्सा देता उसके करीब नहीं आया कि कहीं उसकी वाट ना लाजे। तभी वहां पर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया वहां पर पहुंची। उन्हें जल्दी से लड़के को जिसको याम ने पीटा था फौरन हॉस्पिटल भेजा, जबकि याम की नजर सिर्फ दुड़िया पर थी, जिसकी आंखों में डर, बेयकीनी और क्या कुछ ना था। याम दुड़िया के जाने बढ़ा, और जैसे ही उसने दुड़िया का हाथ थामना चाहा, वो ट्रांस से बाहर निकली और यारम का हाथ झटका। तो दूर हो मुझसे, दुड़िया चीखे थी। ए दुड़िया, डोंट यू डियर। हाँ, दूर रहने का तो बोलना भी नहीं, जान ले लूंगा तुम्हारी भी और अपनी भी। तुम मेरी हो, तुमसे दूर जाने का मैं सोच भी नहीं सकता, मरना चाहूं मैं कहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, जो तुम्हें देखेगा छुएगा उसका यही हाल होगा, सुना? वो दारा। यू आर माइन, ओनली माइन। तुम्हें छूने का, तुम्हें महसूस करने का, तुम्हें तंग करने का और तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है, समझी तुम? मुझसे ज्यादा मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझे बाजू से पकड़ता बोला। दुरिया ने उसको देखा और जोर से बाजू झटक कर वहां से भागे। यारम उसके पीछे भागा, मगर तब तक वहां की इंतजामिया ने पुलिस कॉल कर ली थी और अब यारम को पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया था। रामीन रोते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी, जब यूनिवर्सिटी में अंदर आते ओने से रोते हुए और रोड साइड पर भागते हुए देखा और फौरन अपनी गाड़ी लेने के लिए भागा। उसकी गाड़ी निकालने तक रामीन उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। शिट। ऑन स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए इसी साइड के जन्म गया जहां पर साइड रामीन को जाते हुए देखा था। उन्हें सुबह जो हरकत की थी उस पर उसे अब पछतावा होता, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत से सब कुछ होती है, जिसे वो सबके सामने शर्मिंदा करवा चुका था। 5 मिनट बाद ही रामीन उसे अंधाधुंध भागते हुए नजर आई, तो उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, मगर उससे पहले ही अचानक रामीन फुटपाथ से उतरकर रोड पर आई और एक गाड़ी से शदीद किस्म की टकराई और 2 फीट जाके दूर गिरे। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब अपनी अपनी जगह पर थम से गए थे और उसके तो मानो जान ही निकल गए थे। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर वो रामीन की तरफ बढ़ा, जो कि लोगों की दरमियान सहमी हालत में बेहोश पड़ थी, मगर कोई आगे ना बढ़ा। तभी ऊन सबको पीछे धकेलता हुआ रामीन तक आया, उसका सर अपनी गोद में रखा। रामीन, रामीन, उठो प्लीज, क्या हो गया है? कोई एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी करो। ऊन इस बार बिल्कुल बिखरी हाथ में रामीन को देते हुए चीख रहा था, मगर सब चुपचाप तमाशाई बने करते। तभी ऊन ने रामीन को अपनी गोद में उठाया, पास पड़ा उसका बैग उठाया और जल्दी से अपनी गाड़ी में डाला। वो रश ड्राइविंग करके करीब के हॉस्पिटल में लाया। गाड़ी से निकलकर जल्दी से रामीन को गोद में उठाया और बिना स्ट्रेचर का इंतजार किए उसे लेकर अंदर के जाना भागा। डॉक्टर, डॉक्टर, जोर जोर से चिल्लाते हुए उन रामीन को इमरजेंसी में लाया, जहां पर डॉक्टर ने जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लटाने को कहा और वार्ड बॉय को जरूरी हदायत काट के उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाया और जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। उनकी सफेद शर्ट इस वक्त खून से शुरू हो चुकी थी, बाल बिखरे थे और आंखें जब्त की शिद्दत से लाल अंगारा हो चुके थे। कॉरिडोर में एक ही पोजीशन में खड़े उसे 1 घंटा हो चुका था। हर आने जाने वाला उसे दुख से देख रहा था, मगर उसे तो जैसे कुछ होश ही ना था। 2 घंटे बाद नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उन जल्दी से उसकी तरफ भागा। सिस्टर, रामीन कैसी है, वो ठीक तो है ना? डरते डरते उन्होंने पूछा तो नर्स ने उसे दुख से देखा। देखिए, डॉक्टर से ऑपरेशन कर रही है, उनके सर पर चोट आई है जो काफी गहरी है। केस बहुत ही क्रिटिकल है और खून भी बहुत बह चुका है।
आप उनके घर वालों को कॉल कर दे और उनका इंतजाम भी करें। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है रामीन का? उन्होंने जल्दी से पूछा। और ये ब्लड ग्रुप यहाँ के ब्लड बैंक में भी नहीं है। आप प्लीज जल्दी से ओ पॉजिटिव कहीं से भी लेकर आइए, वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है, आप प्लीज जल्दी से मेरा खून ले लीजिए, मगर रामीन को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ आइए। नर्स उसकी बात सुनकर अपने पीछे आने को कहा। उन्हें आंख से निकलते हुए आंसू को जल्दी से साफ किया और नर्स के साथ ही इमरजेंसी वार्ड के जन्म चल दिया। वार्ड बॉय ने जल्दी से ड्रिप के जरिए उनका खून लेना शुरू किया। 2 बोतल खून लेने की बाद भी नर्स ने उनको रेस्ट करने का कहा और खुद ऑपरेशन थिएटर की जन्म चला दी। उस सब के चक्कर में वो घर भी कॉल करके ना बता सका। तभी पॉकेट से सैन निकाल कर देखा, जहाँ पर वलीद और अहमद की लातादाद कॉल्स आ चुके थे। सुबह भी वो उन्हें बिन बताए रामी के पीछे भागा था और बिन बाद की अफरा तफरी में वो किसी को भी कुछ भी ना बता पाया था। उनका ध्यान रामी की तरफ गया तो अचानक उसे याद आया कि उसने रामी के घर वालों को अभी तक कॉल नहीं की थी। इसलिए जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी तक गया और रामी के बैग से उसका सेल निकालकर चेक किया। शुक्र था कि मोबाइल पर कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं था, जिससे उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई। जल्दी से कॉल लॉग चेक किया, जहाँ सबसे ज्यादा कॉल्स आशा नाम से थे। उन्होंने भी इसी नंबर पर कॉल की जो पहली पल पर उठा ली गई। रामी, कहाँ हो तुम? अंदाजा है कुछ कि हम सुबह से कितने परेशान हैं? बिना बताए तुम कहाँ हो? अब तक दिन के 2 बज रहे हैं और अब चुप क्यों हो? बोलो भी। आशा जो सुबह से अब तक रामी को कास का करके थक गई थी, उसकी कॉल देखकर फौरन अटेंड किए थे। उन्हें खुद को कंपोज करते हुए हेलो कहा तो आशा ने मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा तो रामीन का था, मगर आवाज। जी आप कौन? और मेरी बहन का मोबाइल आपके पास कैसे? वो कहाँ है खुद? और मेरी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही? आशा परेशानी से बोली। देखिए, मैं उन बात कर रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। रामीन का एक्सीडेंट हो गया और वो काफी सीरियस है। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। उन्हें जल्दी से बात खत्म करके हॉस्पिटल का एड्रेस आशा को सेंड किया था, जबकि दूसरी तरफ आशा बेयकीनी से मोबाइल को देखे थे। उनका मैसेज आते ही उसने जल्दी से अपने चाचा चाची और फाई को बुलाया, जो खुद परेशानी और दुख की कैफियत में उसे हौसला देते हुए हॉस्पिटल के लिए निकले थे। ऑन हॉस्पिटल को ऑन आशा को हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करके दोबारा ऑपरेशन थिएटर के सामने जाकर खड़ा हुआ, जहाँ पर उसकी वजह से एक लड़की जिंदगी और मौत की कशमकश में झूल रहे थे। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि आशा उसकी फैमिली को ऑन ने आते देखा। आशा भागकर उनके जाना पड़ी। रामीन कैसी है? वो ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? वो सुबह तो ठीक थी, फिर अचानक कैसे हुआ ये सब? और डॉक्टर्स वो क्या कहती है? एक्चुअली वो मेरे एक छोटे से मजाक की वजह से उनकी ये हालत हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता कि मेरे मजाक की वजह से वो इस हाल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने सबको यूनी में हुए वाक्य से अब तक की तमाम बातें बता दी, जिसको सुनने के बाद सब भी शदीद गुस्से में थे। अगर मेरी भतीजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओन शाह, ये बात तुम याद रखना। काशिफ बे ने उनके धमकी दी और वहां से सर पर हो गए। आशा ने उनकी जानब मलामती नजर देखा। दुआ करो ओन शाह कि मेरी बहन को कुछ ना हो, वरना यह जमीन तुम्हारे रहने के लिए तंग बना दूंगी मैं। आशा उसे नफरत अमेज आंखों से देती वहां से वॉक आउट कर गए। ओन शर्मिंदा होता वहीं पर खड़ा हो गया जहाँ उनके आने से पहले खड़ा था, जबकि उसके फोन रिंग हुआ। उन्हें बेदिली से मोबाइल को देखा, जहाँ पर मुस्तफा भाई कॉलिंग के अल्फाज जल बुझ रहे थे। इस वक्त वो किसी बात करने के मूड में नहीं था, मगर फिर भी कॉल अटेंड करके कान से लगाए। ओन, ये क्या तरीका है? हाँ, सुबह से तुम कहाँ पर गायब हो? मामा तुम्हें कितनी कॉल्स कर चुकी हैं। अहमद और वलीद तक को नहीं पता कि तुम कहाँ हो। चल क्या रहा है, मुझे बताना पसंद करोगे? और कहाँ हो इस वक्त? फौरन घर आओ। मुस्तफा का पारा हाई हुआ तो उसने उनको भी खड़ी खड़ी सुना दी। भाई, मेरी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया भाई। वो मेरे मजाक की वजह से वो जिंदगी और मौत के रास्ते में खड़ी है भाई। इस वक्त वो शो और चुलबुला सा लड़का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि डरा सहमा सा एक छोटा सा बच्चा लग रहा था, जो शरारत करने के बाद डराकर रो रहा था, कहीं उसे डांट ना पड़ जाए। मुस्तफा का गुस्सा जा कितना बैठ गया था और उसकी जगह अब फिक्रमंदी ने ले ली थी। ऊन, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ प्लीज, कुछ नहीं होगा। मुस्तफा जल्दी से कार की से वाले उठाता बाइक की जाने भागा था। तमाम स्टाफ हैरान से उसको देखने लगा, क्योंकि वो बहुत ही कूल माइंडेड इंसान था। फिर आज ऐसे अचानक पागलों की तरह भाग रहा था। सब भी हैरान हुए थे। इंतहाई रश ड्राइविंग करके वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर सामने ही उसे ओन खड़ा नजर आया। उसके सफेद शर्ट को खून से सूरत देखकर वो जल्दी से उसकी जानब लपका। ओन, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये खून कैसा? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? बोलो भाई, प्लीज उसे बचा ले, वरना जी नहीं पाऊंगा, प्लीज।
उन रोते हुए मुस्तफा के गले लग गया। उन क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, बैठो यहाँ और बताओ क्या हुआ है। मुस्तफा उनको पास बड़े बेंच पर बिठाते हुए बोला, जब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। जबकि मुस्तफा खुद किसी गहरी सोच में डूब चुका था। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो सबसे पहले उन भागकर डॉक्टर के पास गया। मुस्तफा भी उसके पीछे लपका, जबकि आशा वहीं पर जमी रही। डॉक्टर, रामीन कैसी है अब, वो ठीक तो है ना, मैं उसे देख सकता हूँ? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश किया, मगर आई एम सॉरी। डॉक्टर, रामीन कैसी है अब, वो ठीक तो है ना, मैं उसे देख सकता हूँ क्या? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश किया, मगर आई एम सॉरी, सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमे में जा चुकी हैं और हो सकता है कि होश में आने के बाद वो अपनी याददाश्त भूल जाए। डॉक्टर ने जैसे उनके सर पर बम फोड़ा। मगर डॉक्टर, वो कब तक होश में आएगी? आशा बेचैनी से बोली तो मुस्तफा ने कब से उसकी जान देखा। देखिए, इस बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। 2 दिन बाद भी आ सकता है, 2 महीने बाद, या फिर कभी भी नहीं। डॉक्टर साहब को शौक में छोड़कर आगे की जाना पड़ गया। मुस्तफा ने उनको कंधा थपथपाया तो उन्हें शुरू होती आंखों से मुस्तफा के जन्म देखा। उसकी आंखों में शिद्दत सबसे आंखों चमक रहे थे, मगर वो कमाल महारत से बर्दाश्त करता, क्योंकि इस माशरे का असूल है ना कि मर्द कभी रोता नहीं। बचपन में जब कोई बच्चा गिरता है तो हम कहते हैं कि मर्द कभी नहीं रोता, तुम तो लड़के हो ना, तुम तो रो नहीं सकते। क्या मर्द के पास दिल नहीं होता, जज्बात नहीं होते? वो अपने दर्द का इजहार तक नहीं कर सकता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ऊन भी रोया नहीं था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितनी मुश्किल से जब्त किए बैठा है। अचानक ऊन सबको नजरअंदाज करता हुआ आईसीयू की तरफ भागा था। पहले तो सब अचानक उसे भागता हुआ देख के हैरान हुए, मगर उसे आईसीयू के अंदर जाता हुआ देखकर डॉक्टर उसके जन्म तेजी से बढ़े। मगर तब ऊन रामीन के पास पहुंच चुका था। नहीं, हे रामीन, उठो, तुम्हें उठना होगा, वेक अप। वो पागल होता हुआ आगे आया था, लेकिन वह मशीनों में जकड़ी दुनिया से बेगाना सो रहे थे। मिस्टर, अब यूं बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? फौरन यहाँ से निकलो, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी, निकलिए यहाँ से। सीनियर डॉक्टर ने उनको आईसीयू से बाहर निकाला तो मुस्तफा ने जल्दी से आगे बढ़कर उनको गिरने से बचाया था। हिम्मत कैसे हुई यूं मेरे भाई को दिक्कत देने की? मैं चाहूँ तो अगले 5 मिनट में यहाँ पर तुम इस हॉस्पिटल से निकलवा सकता हूँ, समझे? खबरदार, अगर आइंदा इस तरह का बिहेव आपने किसी के साथ भी किया तो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुस्तफा तैर से कहते उनको वहां से लेकर जाने लगा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर शीशे के उस पार देखा जहाँ पर उसे हमेशा चिढ़ाने वाली लड़की, शोह सी लड़की, पट्टियों में जकड़ी गहरी नींद सो रहे थे, एक आंसू टूट कर उसकी आंख से गिरा और मुस्तफा उससे वहां से लेकर निकलता चला गया। दरिया यूनिस से तेजी से निकली और पास से गुजरती टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अपने फ्लैट का एड्रेस बताया और फिर से रोना शुरू हो चुके थे। फ्लैट के बाहर टैक्सी रुकी तो दुड़िया किराया देती हुई भागती हुई अपने फ्लैट के जाना बढ़ती। फ्लैट में दाखिल होकर दरवाजा बंद करती वहीं पर दरवाजे से टिक लगाकर बैठ गए थे। शाह, ऐसा कैसे कर सकती हैं? कितनी जोर से मारा उस लड़के को, और उसका खून खून भी कितना बह रहा था। मैं कभी बात नहीं करूंगी शाह से। कितनी कितनी रूडली बात की मुझसे, इतने जोर से बाजू पकड़े मेरे, मैं बिल्कुल कभी बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, नहीं करूंगी बात। मुतली बातें सोचती हुई वो लॉन्च के सोफे तक आई और वहीं पर बैठे बैठे सो गई। ना जाने अब उसके साथ आगे क्या होने वाला था। क्या यारम बिना कुछ के उसे दूर चला जाएगा? यारम पुलिस स्टेशन से फारग होकर सीधा दुडिया के फ्लैट के जन्म रोक किया था। शाम के 6 बजे थे। न जाने वो किस हाल में हो गई। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग चल हो रहा था। 30 मिनट का रास्ता 20 मिनट में तय करके वो अल जमीर ओलिश पहुंचा था। गाड़ी लॉक करके भागते हुए वो दरिया के फ्लैट के सामने पहुंचा था। वो 2-3 दफा नॉक करने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया और ना ही अंदर से कोई आवाज आई थी। यारम परेशानी से यहाँ वहां पर टहलता हुआ बार बार दरवाजे की जान देख रहा था। व्हाट द हेल इज दिस? वाई इज नॉट दिस डोर ओपनिंग? यारम आप तैश कैला में दरवाजे को जोर जोर से धकेल रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद लॉक टूट गया था। यारम जल्दी से अंदाजा हुआ जहाँ पर दुरिया को सोफे पर देखकर एक कोना सुकून मिला था, मगर उसमें कोई भी हलचल न देकर वो परेशानी से जाना पड़ा। गुलाबी गाल और गुलाबी हो चुके थे, आंसू के निशान वाज़ह नजर आते। यारम घुटनों के बल उसके सराहने बैठा। हे बेबी, आई एम सॉरी, मैंने आप पर शॉट किया, पर मैं क्या करता। इस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई आपको छूने की? ये गुस्ताही तो अभी तक मैंने भी नहीं की, तो और किसी को कैसे करने दे सकता हूँ? हे उठो ना, देखो तुम्हारा शाह आया है। उसे यूं ही उसके हाथ को छुआ, उसे करंट सा लगा। दुरिया, नो! दुरिया शदीद बहाव में तप रहे थे। याम ने उसे जल्दी से बाजू में उठाया और बेडरूम के जाना भागा। उसे बेड पर लटाया, उसे कम्बल उड़ाकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाया और खुद दुरिया के सराहने बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर सुलाने लगा।
15 मिनट बाद डॉक्टर आया तो याम ने उसकी जन्म देखा जो आप पर्चे पर कुछ लिख रहा था। याम ने डॉक्टर की उसकी फीस अदा की और दरवाजा तक छोड़कर दुरिया की दवाइयां लेने पास के स्टोर में गया और जल्दी से दवाइयां लेकर दोबारा दुरिया के पास आया जो अभी तक बेसुध पड़े थे। याम उसको देखते वक्त किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में छोटी सी फ्रिज में दूध, अंडे और ब्रेड के अलावा जूस और फ्रूट्स पड़े हुए थे। याम ने जल्दी से अंडे और ब्रेड निकाली, आमलेट बनाया। उसके साथ ही ब्रेड टोस्टर में डालकर ब्राउन किए। एक गिलास में जूस डालकर ट्रे सजाई, वो भी जिंदगी में पहली बार। कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये शाह इंडस्ट्री का ओनर यारम शाह है। चल यारम, आप ओखली में सर दिया है तो बुकत पे। यारम ट्रे उठा हुए दुरिया के कमरे की जानब बढ़ गया। साइड टेबल पर ट्रे रखे वो दुरिया के सराहने बैठ गया। दुरिया, दुरे मखनून, उठ जाए, जल्दी से देखे, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया। याम दुरिया के बालों में फिंगर्स कॉम्ब करता हुआ उसे उठा रहा था। कुछ देर की कोशिश के बाद दुरिया ने अपनी आंखें खोल ही ली थी, मगर शाह को सामने देखकर उसे सुबह वाला वाकया याद आया था और जल्दी से उठकर यारम से दूर हुए थे। यारम को हैरानी हुई कि अचानक उसे क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट इज दिस? यारम अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, देखिए आप मेरे पास बिल्कुल मत आना, और आपके पास वो गन भी है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारिए प्लीज। टूटी बिखरी हालत में वो अपनी बातों से जाम को जमीन पोस्ट कर गए थे। वो डर रही थी जारम से। सुबह वाले ड्रेस में बिखरे हुए बालों और सुरख आंखों समेत कोई और ही दुनिया के लागे थे। लुक, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, फॉरगेट इट। यारम की तरफ आते हुए नरम लहजे में बोला, मगर उसे अपने पास आता हुआ देखकर दुरिया पीछे के जरम मुड़ने लगे। जरम तेज तेज कदम बढ़ाता उस तक पहुंच चुका था। दुरिया दीवार से ला चुकी थी, अब कोई भी जाए फरार ना था। यारम एक हाथ दीवार पर रखता, दूसरे उसके बालों की लिट को जिसके भीगे हुए चेपा चिपक गई थी उसके पीछे करने लगा तो दुरिया ने आंखें मीच ली। यारम के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। आ जाए, कुछ खा ले, भी मेडिसिन भी लेनी है, चले। याम दुरिया का हाथ पकड़ता उसे बेड पर लाया और उसे अपने हाथों से नवाले बनाकर दुरिया को खिलाने लगा। मैं खुद खा लूंगी, आप जाए यहाँ से। दुरिया का उसका देखना अजीब लगा था, जो बस यकटक उसको देखे जाया था। नहीं, तुम पहले क्या खत्म करो, मेडिसिन खाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। याम ने सोफे के साथ टेक लगाते हुए उसे और जिज किया। दुरिया ने जल्दी से खाना खत्म किया, दवाई खाई और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। याम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना रह सका। अच्छा था, मैं चलता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ला देता हूँ, चॉकलेट या फिर केक या फिर आइसक्रीम। याम ने उसकी पसंदीदा चीजों के नाम लेकर उसका रिएक्शन देखना चाहा, मगर बेसुध मुकम्मल खामोशी थी, जिसका मतलब था कि अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। याम दुरिया के कमरे से निकलकर लॉन्च के सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गया था, जिसका मतलब था कि आज की रात वो यहीं पर रुकेगा। दुरिया दवाई के जरिए से जल्दी नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। रात वक्तन फवक्तन वो दुरिया के कमरे में जाकर उसका बाहर चेक करता रहा था, जो अब दवाई के असर से टूट रहा था।